दीपा की आंख खुली तो देखा सुबह के 8 बज चुके थे। ओह नो, आज इतना लेट कैसे हो गया। यह मुआ अलार्म भी सही से काम नहीं करता। जैसे ही दीपा बिस्तर से जाने लगी, हमेशा की तरह सागर ने दीपा का हाथ पकड़ लिया। दीपा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो सागर ने उसे और जोर से बाहों में भर लिया। दीपा चिढ़ कर बोली, छोड़ो न सागर, वैसे भी आज उठने में काफ़ी देर हो गई है। क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, रहने दो, मैं दोपहर में आ जाऊंगा खाना खाने और इसी बहाने। बात अधूरी छोड़कर सागर ने एक और किस दीपा के गाल पर जड़ दिया। किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए दीपा यह कहकर सब्जी काटने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है घर आने की, मैं अभी नाश्ता और खाना बना देती हूँ, तो फिर लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ, कहकर सागर ने उसके हाथ से चाकू ले लिया। सागर दीपा को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर वह थी कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती थी। हर बात में उसकी बुराई निकालना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। सोचती कि सबके पतियों जैसा उसका पति क्यों नहीं है, क्यों हमेशा रोमांटिक बना फिरता है। अरे ज़िंदगी क्या सिर्फ प्यार से चलती है? और भी तो कई जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थी की, पर सावन के अंधे को यह कौन समझाए। गुस्से से हाँफती और जबान से जहर उगलती दीपा ने सागर के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर सारा गुस्सा सब्जी पर उतारने लगी। उसका मन तो किया कि सब्जी उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दे और कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है बार बार घर आकर उसे परेशान करने की। उसका तो मन करता कि कैसे जल्दी सागर ऑफिस जाए और उसकी जान छूटे। सागर को ऑफिस भेजने के बाद घर के बाकी काम निपटाकर अभी दीपा बैठी ही थी कि फ़ोन बज उठा। सागर का फ़ोन था और यह सिलसिला भी सालों से चल रहा था। मतलब ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वह दीपा को फ़ोन लगाकर जब तक उससे बातें न कर लेता उसे चैन नहीं पड़ता था। इस बात पर भी दीपा को काफ़ी चिढ़ होती थी। कभी कभी तो मन करता कि फ़ोन को बंद करके रख दे, पर यह सोचकर वह ऐसा नहीं करती कि पिछली बार की तरह फिर वह भागता दौड़ता घर पहुंच जाएगा और फिर बेवजह उसका मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था। किसी कारणवश गलती से दीपा का फ़ोन बंद हो गया था और उसे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन सागर के कई बार फ़ोन लगाने पर भी जब उसका फ़ोन बंद ही आता रहा तो उसे लगा कि दीपा को कुछ हो गया है। दौड़ता हाँफता वह घर पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और क्या हो गया, क्या हो गया कहने लगे। बाहर लोगों का शोर सुन जब दीपा की आंख खुली और उसने दरवाज़ा खोला तो सागर उसे पकड़ कर कहने लगा, दीपा तुम ठीक तो हो? वो तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घबरा गया, कहकर वह सबके सामने ही दीपा का दोनों हाथ पकड़ लिया। देख तो सच में फ़ोन बंद था। उस वक्त दीपा शर्मिंदा हो गई कि उसके कारण, पर फिर यह सोचकर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। मगर अब सागर का उसे हर पल निहारते रहना, जब मन आए उसका हाथ पकड़ लेना और अपनी बाहों में भर लेना, उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना, कभी अपने से दूर न होने देना, अब उसे गले का फंदा सा लगने लगा था। प्यार वह भी करती थी, पर एक हद में। मगर उसकी सोच से अनजान सागर बस हर पल उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। दीपा की दोनों भाभियाँ उसका मजाक उड़ाती कि उसका पति तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनकी कही बातें दीपा को अंदर तक भेद जाती। उसे लगता उसकी भाभियाँ उस पर तंज कस रही हैं, मगर उसे यह नहीं पता था कि वे उससे जलती हैं। सागर को कोई लड़की पसंद न आने की वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सागर को कैसी लड़की चाहिए। आखिरकार एक रोज़ उसे अपनी पसंद की लड़की मिल ही गई। दरअसल सागर अपने एक खास दोस्त की शादी में गया था। वहीं उसने दीपा को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती पर वह ऐसे मर मिटा जैसे चांद को देखकर चकोर। कब आंखों के रास्ते दीपा उसके मन में समा गई उसे पता ही नहीं चला। उससे अपनी शादी के बारे में सोचकर ही उसका मन मयूर नाच उठा। जब उसके माता पिता को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने ज़रा भी देर न कर अपने बेटे की शादी दीपा के साथ तय कर दी। एक दूसरे की बाहों में शादी का 1 साल कैसे पंख लगाकर उड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला।
लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, पति पत्नी के प्यार में भी गिरावट आने लगती है। मतलब पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। मगर सागर और दीपा की शादी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही थी, उनका प्यार और भी गहराता जा रहा था। मगर पहले जिस सागर का प्यार दीपा को हरी दूब का कोमल सपरस सा प्रतीत होता था, अब वही प्यार उसे कांटों की चुभन सी लगने लगा था। सागर का दीवानापन अब उसे पागलपन सा लगने लगा था। उसे लगता या तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर सागर ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले जाया करें, या फिर उसे अकेले मायके जाने दिया करें, ताकि वह खुलकर अपने मन मुताबिक जी सके। आखिर कुछ दिनों के लिए उसे सागर से अलग रहने का मौका मिल ही गया। ऐसा कोई जाना जरूरी नहीं था, पर वह जाएगी ही, ऐसा उसने अपने मन में तय कर लिया। शादी में पर जानू, सागर अपनी पत्नी को प्यार से कभी कभी जानू भी बुलाता था। वो तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं न, और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ कहा था मैंने, पर है तो वह मेरी बहन ही न। सोचो तो ज़रा कि मैं अगर नहीं जाऊंगी तो चाचा जी को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि कितनी बार फ़ोन करके वे मुझे आने के लिए बोल चुके हैं। प्लीज़ सागर, जाने दो न। वैसे भी यह मेरे परिवार की अंतिम शादी है, और फिर मैं वादा करती हूँ कि शादी ख़त्म होते ही आ जाऊंगी। अब दीपा कुछ बोले और उसका सागर उसे मना कर दे, यह हो ही नहीं सकता था। न चाहते हुए भी सागर ने दीपा को जाने की अनुमति दे तो दी, पर सोचने लगा अब उसके इतने दिन दीपा के बिना कैसे बीतेंगे। जाते वक्त बाय कहते हुए दीपा ने ऐसा दुखी सा मुंह बनाया जैसे उसे भी सागर से अलग होने का दुख हो रहा था। पर जैसे ही ट्रेन सरकी, वह खुशी से झूम उठी। दीपा के अकेले मायके पहुंचने पर नाते रिश्तेदार सब ने पूछा कि सागर क्यों नहीं आया, तो वह कहने लगी कि सागर को छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। वैसे दीपा की भाभियाँ सब समझ रही थी। चुटकी लेते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे दामाद जी ने आपको अकेले छोड़ दिया ननद रानी, क्योंकि वे तो आपके बिना। बात अधूरी छोड़कर दोनों ठहका लगाकर हंस पड़ी। उधर दीपा के बिना न तो सागर का घर में मन लग रहा था, और न ही ऑफिस में। हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। सागर के मन की बात उसके दोस्त आयुष से छिपी न रह पाई। पूछा, क्या बात है, बड़े देवदास बने बैठे हो? लगता है भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है, तो चले जाओ न। आयुष की बातें सुन सागर अपने आप को वहाँ जाने से रोक न पाया। लो आ गए मजनू, क्यों रहा नहीं गया न अपनी लैला के बिना? सागर को आया देख दीपा की छोटी भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। अचानक सागर को अपने सामने देख पहले तो दीपा का दिल दहक दहक से रह गया। ऊपर से उसकी भाभी का यह कहना उसके तन बदन को आग लगा गया। सागर को घूर कर देखा, गुस्से से उसकी आंखें धधक रही थी। यह भी न सोचा कि मेहमानों का घर है तो कोई सुन लेगा। कर्कश आवाज़ में कहने लगी, जब मैंने तुमसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाऊंगी, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? क्यों कुछ दिन चैन से अकेले जीने नहीं दे सकते? झेंपते हुए सागर कहने लगा, नहीं दीपा, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है कि छुट्टी मिल गई तो सोचा, और वैसे भी तुम्हारे बिना घर में मन ही नहीं लग रहा था तो आ गया। मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं तुम्हारा मन लगाने का साधन हूँ? अरे कैसे इंसान हो तुम, जो अपना काम काज छोड़कर मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं पूछती हूँ, तुम में स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं? जताते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, सच में उकता गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे प्यार से। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई? ताकि कुछ दिनों के लिए तुमसे छुटकारा मिले, पर नहीं। तुम्हारे इस छिछले व्यवहार के कारण मेरी सारी सहेलियाँ और भाभियाँ मुझ पर हंसती हैं, कहती हैं जाने दो, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब जाओ यहाँ से, मुझे अब आना होगा, खुद ही आ जाऊंगी, समझे? अपने दोनों हाथ जोड़कर दीपा चीखते हुए बोली। दीपा का यह रूप सागर को हैरान कर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दीपा उसके बारे में ऐसा सोचती है। जिस दीपा को वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, और जिसकी खातिर वह भागता हुआ यहाँ तक आ गया, वह इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अतः बोला, ठीक है तो फिर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बुलाओगी तो भी नहीं। और फिर वह एक पल भी वहाँ न ठहरा। दीपा की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर दीपा की माँ, बहन व भाई सब ने उसे इस बात के लिए बहुत सुनाया, पर उसे अपनी कही बातों का जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल को ठंडक सी पहुँची। घमंड में चूर दीपा को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो उसका पति है और उसे बेइंतहा प्यार करता है। घर पहुंचने के बाद रात के 2 पहर बीत जाने के बाद भी सागर की आंखों में नींद नहीं थी। अब भी दीपा की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। अपनी आदतानुसार सागर ऑफिस पहुंच जैसे ही दीपा को फ़ोन मिलाने लगा कि फिर उसकी कही एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी कि अरे, तुम में तो स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वरना यूँ यहाँ न चले आते। हथेलियों से अपने दोनों कान दबाकर सागर ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर मन ही मन कोई निश्चय कर बैठा। सर आप और यहाँ सागर को मार्केट में देखकर नैना, जो कभी उसकी पीए होती थी और अपनी पत्नी के कहने पर ही उसने काम से निकाल दिया था, उसे देखकर बोली, सॉरी सर, पर आपको इतने साल बाद देखा तो रहा नहीं गया और आवाज़ दे दी, नो नो, इट्स ओके। और बताओ? सागर ने चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। बस सर, सब ठीक ही है, आप सुनाओ? सब ठीक है, कहकर सागर मुस्कुरा दिया। सर, मेरा घर यहीं पास में ही है, प्लीज़ घर चलें फिर कभी, कह सागर जाने को हुआ। प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए चलिए। नैना के इतना आग्रह करने पर सागर घर चलने को तैयार हो गया। चाय पीते पीते सागर ने उसके पूरे घर का मुआयना किया। उसे यह देखकर बुरा लग रहा था कि नैना इतने छोटे से घर और अभावों में जी रही है। अरे सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, यह टेस्ट कीजिए न। नैना की आवाज़ से सागर चौंका। बोला, बस बस, बहुत हो गया, चाय बहुत अच्छा बनाई है। वैसे अभी क्या कर रही हो? मेरा मतलब, कहाँ जॉब कर रही हो? कुछ नहीं सर, घर में ही बैठी हूँ। क्योंकि? अच्छा, वह सब छोड़िए, बताइए और क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब घर जाऊँगा, सागर बोला। फिर रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर क्या गलती थी नैना की। बस यही न कि वह मुझसे खुलकर हंस बोल लेती थी और काम के ही सिलसिले में कभी कभी मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। हाँ, याद है मुझे, उस रोज़ भी एक ज़रूरी फाइल पर नैना मेरे साइन लेने घर आ गई थी कि इसी बात को लेकर दीपा ने कितना हंगामा मचा दिया था। यह कहकर कि वह मुझ पर डोरे डालती है और जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती है। उस वक्त मैं उसके प्यार में पागल था, इसलिए सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाया और उसके जोर डालने पर नैना को नौकरी से निकाल दिया। एक लंबी सांस खींचते हुए सागर सोचने लगा कि वैसे गलती तो उसकी भी थी, क्यों उस वक्त उसने दीपा की बात मानी थी। क्या वह कोई दूध पीता बच्चा था? फिर गलती तो सुधारी भी जा सकती है, सोचकर उसी वक्त सागर ने नैना को फ़ोन कर कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुला लिया। अपने हाथ में नियुक्ति पत्र देख नैना की आंखें छलक आई। आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, अब मैं पहले से भी ज़्यादा सक्रिय होकर काम करूंगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। न पहले मुझे तुमसे कोई शिकायत थी और न अब है। बस समझ लो, एक गलतफहमी के कारण। खैर अब छोड़ो, वे सब पुरानी बातें हैं। लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ के वे मूली के पराठे खाने हैं, क्या मिलेंगे? सागर ने जब हंसते हुए यह कहा तो सुनकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नैना रोज़ कोई न कोई व्यंजन बनाकर सागर के लिए ले आती और फिर खूब आग्रहपूर्वक खिलाती। अब तो यह रोज़ का सिलसिला बन गया था। एक रोज़ यह बोलकर नैना ने सागर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया कि आज उसका जन्मदिन है, तो फिर पार्टी मेरी तरफ से। सागर बोला तो नैना भी मना नहीं कर पाई। तोहफे के तौर पर जब सागर ने नैना को स्मार्टफोन और एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की तो वह उसका आभार प्रकट किए बिना नहीं रह पाई। इसमें आभार कैसा? अरे वह तो तुम्हारा हक है।
हमेशा की तरह उस रोज़ भी सागर उसे उसके घर तक छोड़ने गया था और नैना के आग्रह करने पर कॉफ़ी पीने बैठ गया। लेकिन उस रात कॉफ़ी पीते ही उसे खुमारी सी आने लगी और वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली और अपनी बगल में नैना को देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे? उफ, ये मुझसे क्या हो गया? उसके मुंह से निकला और फिर मन ही मन बोला कि गलत क्या किया है उसने। दीपा ने कहा था कि मुझ में स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है और वह मेरे प्यार से उकता गई है। तो अब मैं बताऊंगा उसे। तरसेगी मेरे प्यार के लिए। शायद पत्नी की बेरुखी और दूरी ने सागर की प्यास को और भी बढ़ा दिया और फिर उसने नैना को अपने सीने से लगा लिया। जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद तो यह सिलसिला सा बन गया और इस बात का सागर को कोई मलाल भी नहीं था। उधर शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दीपा भी अपने घर आने का सोचने लगी, पर हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि उसे यहाँ आए 1 महीना हो गया है। इसके बावजूद न तो सागर ने उसे एक बार भी फ़ोन किया और न ही फिर पलट कर आया। लेकिन जाएगा कहाँ? क्या मेरे बिना रह पाएगा? अपने गुमान में फूलती सी दीपा ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सागर अब पहले वाला सागर नहीं रहा जो उसके आगे पीछे पागल प्रेमी की तरह मंडराता फिरता था। उन्हीं ख्यालों में खोई को भान नहीं रहा कि कब उसकी दीदी उसके पास आकर बैठ गई थी। दीपा की दीदी रमा ने कहा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने सागर को कितनी चोट पहुंचाई है। ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुमने उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया? यह भी नहीं सोचा कि घर में इतने सारे मेहमान हैं तो वह क्या सोचेंगे? अरे इतना प्यार करने वाला पति बहुत कम मिलता है दीपा। एक मेरा पति है जिसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है सिवा मेरे। एक तेरा पति है जो तेरे सिवा किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। जानती है दीपा, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अपने ही मोहल्ले की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। खिसकते हुए जब मैंने यह बात अपनी सास को बताई, यह सोचकर कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी कि वह मर्द है जो चाहे कर सकता है और यह भी कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो लोग मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास चला गया। इसलिए जैसे चल रहा है चलने दे। जब माँ को अपना दुखड़ा सुनाने गई तो वे कहने लगी कि एक औरत का अकेले इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। हर मर्द औरत को लोलुपता भरी नज़रों से देखता है। यदि उसकी पत्नी उसके पास न हो तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी वही स्थिति हो? फिर मायके वाले कब तक तुझे अपने पास रख पाएंगे? इसलिए छोड़ यह जिद और जा अपने घर, वरना कहीं ऐसा न हो कि तू भी मेरी तरह। रमा की बातें सुन दीपा हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी कि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और उसे खबर तक नहीं। जो दीपा अभी कुछ देर पहले गुमान में फूल रही थी, उसी की हवा निकलती साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। अचानक आधी रात को दीपा की नींद उचट गई। रमा दीदी बराबर में गहरी नींद में सो रही थी। वह भी फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उठकर उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। आज अपनी ही कही बातें याद कर वह क्षुब्ध हो उठी। बेचैनी से कमरे के बाहर निकल आई। देखा तो दूर तक सन्नाटा पसरा था। घबरा कर वह फिर अंदर आ गई। आज न तो उसे घर के अंदर और न घर के बाहर चैन पड़ रहा था। बार बार सागर का ख्याल जेहन में आ जा रहा था। सोचने लगी, जो सागर उस पर अपनी जान छिड़कता था उसी को वह झिड़कती रही, और तो और अपने मायके वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। यह भी न सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी उस वक्त। आज वह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। जिस सागर के स्पर्श से उसे चिढ़ होने लगी थी, आज उसी स्पर्श को पाने के लिए वह बेचैन हो उठी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और शायद उस बात के लिए सागर मुझे माफ़ न करे,
या हो सकता है घर के अंदर भी न आने दे, पर मैं तब तक अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वह मुझे माफ़ नहीं कर देता। मन ही मन यह तय कर दीपा सोने की कोशिश करने लगी। फिर जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह सब से विदा लेकर वह अपने घर चल दी। अपने घर पहुंचने पर दीपा को कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। लग रहा था जैसे उसके पीछे बहुत कुछ बदल गया है। जो सागर पहले टाइम से ऑफिस जाता था और घर भी वक्त पर आता था, अब ऐसा नहीं था। पूछने पर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता था, लेकिन दीपा को लगता अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। जब गुस्सा उतर जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एक रोज़ यह कहकर सागर जल्दी घर से निकल गया कि आज उसकी ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन संयोग से उसी रोज़ दीपा भी अपनी एक सहेली के साथ उसी कॉफ़ी हाउस पहुंच गई जहां सागर नैना की आंखों में आंखें डाले उसे प्यार से निहार रहा था। दोनों को उस अवस्था में देख दीपा की आंखें डबडबा गई। छलकते नैनों का उलझना सागर से भी छिपा न रह पाया, पर उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। यह बात भी दीपा के दिल में तीर सी चुभी। आखिर क्यों सागर ने फिर से उसे काम पर रख लिया, और क्यों दोनों कई सवाल पूछने थे उसे सागर से, पर पूछती किस मुंह से। क्या वह यह नहीं कहेगा कि उसने ही तो कहा था कि हर इंसान को अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। करवटें बदलते उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह भी फिर वही सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। अगर अपनी माँ को अपना दर्द बताती तो वे उसे भी वही सलाह देती जो रमा दी को दी थी, और भाभियाँ से तो कुछ बोलना ही बेकार था। दीपा को बिना बताए ही सागर घर से निकल जाता और जब मन होता आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस आचरण से दीपा के दिल पर क्या बीतती होगी। सागर भले उससे बात न करता, पर दीपा का फ़ोन उठा लेता, वही उसके लिए काफ़ी था। लेकिन सागर की बेवफाई और अवहेलना अब दीपा के दिलो दिमाग पर असर करने लगी। ठीक से न खाने पीने के कारण दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब तो वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। कई दिनों से उसने सागर को भी फ़ोन करना छोड़ दिया था। इधर कई दिनों से दीपा का फ़ोन न आया देख सागर को थोड़ी फिक्र तो होने लगी, पर सोचता जाने दो। मगर जब एक दिन दीपा की माँ का फ़ोन आया और उसने पूछा कि दीपा कहाँ है और वह अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो सागर को सच में फ़िक्र होने लगी। फिर उसने भी फ़ोन लगाया, पर हर बार फ़ोन बंद पाकर वह घबरा गया। अरे कहाँ जा रहे हो? सागर को अपने सामने समेटते देख नैना हैरानी से बोली। घर पर सागर, हम तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान बैग में रखते हुए सागर बोला। वह तुम अटेंड कर लेना, यह मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नैना समझ गई कि वह किस की बात कर रहा है, अतः तैश में आते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सागर? क्या तुम भूल गए कि मैं और तुम? सागर ने नैना को घूर कर देखा और फिर कड़कती आवाज़ में बोला, पहले तो तुम तमीज़ से बात करो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और रही बात हमारे संबंध की, तो क्या मुझे नहीं पता कि उस रोज़ कॉफ़ी में तुमने क्या मिलाया था और तुम्हारा इरादा क्या था? सुनकर नैना की ज़बान उसके हलक में ही अटक गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप रहो, होठों पर अपनी उंगली रखो, सागर बोला और फिर वहाँ से चलता बना। घर आकर जब सागर ने देखा तो दीपा चेत पड़ी थी। जल्दी से उसने डॉक्टर को बुलाया। जांच कर डॉक्टर ने बताया, कोई ऐसी बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और अगर यही हाल रहा तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा, होश के तो कहीं बाहर लेकर जाएं। कह दवात के साथ हिदायत देकर डॉक्टर चला गया। सागर खुद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। दीपा ने सही कहा था कि मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। फिर रोते हुए दीपा को अपने सीने से लगा लिया। जिस दीपा ने पल भर के लिए भी किसी के सामने आंसू न बहाए थे, आज सागर को अपने इतने पास देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते ऐसी हिचकी बंधी कि वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों अपने किए पर पश्चाताप जरूर कर रहे थे और मन ही मन एक दूसरे से माफ़ी भी मांग रहे थे।
दोनों को देखकर लग रहा था कि भले कितने उतार चढ़ाव आएं इनके जीवन में, पर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं